वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 30 अप्रैल 2022 है, तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में है। हाल ही में इसे आईएमएफ ने रिलीज किया है। काइंड ऑफ रिपोर्ट है ये। इस रिपोर्ट को साल में 2 बार आईएमएफ रिलीज करता है, एक बार अप्रैल में और दूसरी बार अक्टूबर में। इसके अलावा ये इसकी कुछ अपडेट्स भी रिलीज करते हैं, जैसे जनवरी और जुलाई में 2 अपडेट्स आती हैं। तो जो अप्रैल की अपडेट है वो जुलाई में आती है, जो अक्टूबर की अपडेट है वो जनवरी में आती है। इसके माध्यम से वो दुनिया भर की इकोनॉमीज में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं बेसिकली उनके लिए, कि उनकी इकोनॉमीज में क्या रिस्क हो सकते हैं या फिर क्या अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं। क्या निकल के आया इस बार? इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसमें 80 बेसिस पॉइंट की कमी की है आईएमएफ ने, और जो फोरकास्ट है उसे 8.2% पे लाया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ा है, मतलब इंपोर्ट पे अब सरकार को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। रीजन बिल्कुल साफ है, दुनिया भर में कमोडिटीज के और फ्यूल के प्राइसेस बढ़े हैं। इसका एक रीजन बेसिकली तो रशिया यूक्रेनियन वॉर भी है, इससे हमें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो 2022-23 के लिए जो इंडिया में करंट अकाउंट डेफिसिट होगा दैट विल बी 3.1%, जबकि 2021-22 में 1.6% था। एडिशनली दुनिया भर की इकोनॉमीज स्लो हो रही हैं, तो डिमांड गिर रही है, तो इंडिया का एक्सपोर्ट भी प्रभावित होगा। जब डिमांड कम होगी तो एक्सपोर्ट भी कम होगा, वाजिब सी बात है। बात करते हैं आईएमएफ के बारे में। वर्ल्ड बैंक के साथ ही इसे भी बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ताकि दुनिया भर की इकोनॉमीज को स्टैब्लिश करके एक उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। 1945 में आईएमएफ जो स्टैब्लिश होता है, ये 189 कंट्रीज जो राइट नाउ इसके मेंबर्स हैं उसके तहत ये लगभग नियर ग्लोबल मेंबरशिप अटेन कर लेता है। लगभग दुनिया का हर देश या जो भी सिग्निफिकेंट कंट्रीज हैं वो इसका हिस्सा तो हैं, सारे तो डेफिनेटली नहीं है। इंडिया ने दिसंबर 1945 को आईएमएफ को ज्वाइन कर लिया था। आईएमएफ का प्राइमरी पर्पस ये है कि दुनिया भर में जो मॉनेटरी सिस्टम है वो स्टैब्लिश्ड रहे, एक्सचेंज रेट का सिस्टम बढ़िया से काम करता रहे, ट्रांजेक्शन्स वगैरह जो पेमेंट्स हैं ट्रेड में वो सब ठीक ठाक चले, उसमें कोई दिक्कत ना हो, इंटरनेशनल पेमेंट्स वगैरह ठीक ठाक चलती रहे। आईएमएफ की एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है, दैट इज ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। देखिए रिपोर्ट्स एंड ऑल पे या इंडेक्स पे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2016 में इस इंडेक्स पे क्वेश्चन पूछा गया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। इसे कौन रिलीज करता है? सही जवाब बिल्कुल साफ था, सी वर्ल्ड बैंक। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है प्रारंभ बैच 2023 के बारे में। जो बेसिक जानकारी है वो ये है कि 2 दिनों के लिए ये कोर्स ओपन है, 30 अप्रैल और 1 मई को। इस कोर्स को आप प्लेटफॉर्म पे और मतलब जो पोर्टल है और जो एप्लीकेशन है दोनों ही जगहों पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स को एक्सेस करना है प्लेटफॉर्म पे तो आपको video.onlyas.in पे जाना होगा, बाकी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर यहाँ मेल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो वर्ल्ड कोल एसोसिएशन के बारे में है। गेनवेल इंजीनियरिंग पार्टनर्स ने वर्ल्ड कोल एसोसिएशन के साथ मिलकर भारत में सस्टेनेबल कोल माइनिंग को प्रमोट करने का एक मैकेनिज्म ऑप्ट किया है कि जो कोल माइनिंग है वो ऐसी हो कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल एसोसिएशन भी है, सरकारें इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। यूनाइटेड किंगडम लंदन में बेस्ड है। ग्लोबल कोल इंडस्ट्रीज को ये रिप्रेजेंट करता है। पहले इसका नाम वर्ल्ड कोल इंस्टीट्यूट हुआ करता था। 2010 में इन्होंने अपना नाम बदल के ये वर्ल्ड कोल एसोसिएशन रख लिया। ये लॉबी करते हैं जो कोल एंटिटीज हैं उनके लिए, वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं और कोल के लिए इंफॉर्मेशन जो भी डिसीजन मेकर्स हैं उन तक पहुंचाते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्रह्मोस के बारे में है। ब्रह्मोस का एक एंटी शिप वर्जन अभी हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया। ब्रह्मोस जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसे इंडियन नेवी और अंडमान एंड निकोबार कमांड के द्वारा मिलकर टेस्ट फायर किया गया है। ब्रह्मोस के बारे में बात करें तो ये एक ज्वाइंट वेंचर है जिसे इंडिया की ओर से डीआरडीओ और रशिया की ओर से एनपीओएम ने डेवलप किया है। ब्रह्मोस 2 नदियों के नाम का एक मिक्सचर है, ब्रह्मपुत्रा और मोस्कवा, दोनों को शॉर्टन करके ब्रह्मोस बनाया गया है। 2 स्टेजेस पर इसमें फ्यूल होता है, एक होता है सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन और दूसरा होता है लिक्विड रैमजेट। ये दोनों इसे फ्यूल करते हैं। फर्दर मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, लैंड एयर सी सभी जगहों से इसे लॉन्च किया जा सकता है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट करता है। दिन रात और किसी भी वेदर कंडीशन में ब्रह्मोस काम करने में कैपेबल है और सिक्योरिटी इंश्योर करता है।
फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मतलब आपको लंबे समय तक इसे गाइड नहीं करना होगा। आपने इसे लॉन्च कर दिया, इसके बाद ये अपने टारगेट को जाके हिट करेगा। इससे होता क्या है कि सोर्स पता कर पाना मुश्किल होता है कि कहां से मिसाइल आ रही है। फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है जो वर्तमान में इंडिया ऑपरेशंस में लेता है। इसकी स्पीड मैक 2.8 की है, रफली साउंड की स्पीड का 3 गुना। इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली कुछ समय पहले इसका जो टेस्ट फायर है वो सुखोई फाइटर जेट से किया था। हाल ही में इसे इंडियन नेवी ने भी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया, इसका जो एडवांस वर्जन है। अब यहां पर देखिए, MTCR में इंडिया की एंट्री हो चुकी है 2016 में, इसीलिए इस प्रकार की मिसाइल्स की रेंज हम बढ़ा सकते हैं। प्लान है कि इसकी रेंज अभी हम 450 किलोमीटर की करेंगे और फिर इसे बढ़ा के 600 किलोमीटर की रेंज तक ले जाया जाएगा। इनिशियली जो इसकी रेंज है वो 290 किलोमीटर की हुआ करती थी, जबकि इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। बिकॉज हम MTCR का पार्ट नहीं थे तो हम इसकी रेंज को 300 के ऊपर नहीं ले जा सकते थे। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो पेरुम्बकम वेटलैंड के बारे में है। ये वेटलैंड चेन्नई में है, तमिलनाडु में। वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत पहले ये कह दिया था कि इस वेटलैंड को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाए, लेकिन प्रोसीजरल डिले की वजह से अभी तक ऐसा नहीं किया गया, एंड दैट इज द रीजन कि ये वेटलैंड न्यूज में है। पेरुम्बकम वेटलैंड जो चेन्नई में लोकेटेड है, ये बर्ड्स का एक फीडिंग हैबिटेट है। ये पल्ली करनई जो फ्रेश वाटर मास वेटलैंड है उसी का एक एक्सटेंशन है, फैला हुआ हिस्सा है। जो वेटलैंड है वो बर्ड्स के लिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है चेन्नई में। फर्दर जो पेरुम्बकम वेटलैंड है ये 132 स्पीसीज का घर भी है, जिनमें कुछ नाम हैं व्हाइट स्पॉटेड गार्डन स्किंक, रसेल वाइपर, ड्वार्फ गौरामी, क्रोमाइड, विंडोपेन ऑयस्टर और कुछ और। इन सारे बर्ड्स के नाम बेसिकली हो सकता है आपको पता ना हो, तो याद रखना जरूरी भी नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो गार्बोलॉजी के बारे में है। गार्बेज को ट्रीट करने की जो मैकेनिज्म है, जो साइंस है, दैट इज गार्बोलॉजी। यहां पर वेस्ट को उसके सोर्स पे, अभी देखिए जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि वेस्ट को उसके सोर्स से सेग्रीगेट करना, उसकी कंपोस्टिंग कैसे होती है, जो रेजिन होता है, जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है प्लास्टिक का, उसकी कोडिंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। कुल मिला के गार्बोलॉजी के जो भी लेसन्स हैं उन्हें स्कूल के सिलेबस में डाला जाएगा, ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो इस प्रकार के मैकेनिज्म को समझ सकें और वेस्ट मैनेजमेंट को साइंटिफिकली एड्रेस कैसे किया जा सकता है उसके बारे में भी जानकारी रखें। तो जो गार्बोलॉजी है वो मॉडर्न कल्चर है जिसके माध्यम से हम ये समझते हैं कि गार्बेज को हमें कैसे हैंडल करना है। अगर हम इसे एकेडमिक डिसिप्लिन का हिस्सा बना देते हैं तो फिर इसके लिए जो भी समझना होगा आने वाली जनरेशन के लिए वो काफी आसान हो जाएगा। वैसे इसकी शुरुआत एकेडमिक डिसिप्लिन में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में की गई थी, जो विलियम रैथजे थे, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो MSME सस्टेनेबल सर्टिफिकेशन स्कीम के बारे में है, जहां पे Z सर्टिफिकेशन की बात की जा रही है, ZED। अभी हाल ही में इस सर्टिफिकेशन स्कीम को लॉन्च किया गया है, MSME सस्टेनेबल सर्टिफिकेशन स्कीम को लॉन्च किया गया है। बाकी जो Z का मैकेनिज्म है वो तो काफी पहले से चल ही रहा है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने लॉन्च किया है। अवेयरनेस कैंपेन है बेसिकली ये, कि जो ZED है यानी कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, इस प्रैक्टिस को ऑप्ट करें MSMEs। वो ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करें जिनमें डिफेक्ट ना हो और वो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाते हो, हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाते हो। तो फेज्ड मैनर में इस MSMEs जो हैं उन्हें इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने को कहा जाएगा। पहले फेज में फोकस होगा मैन्युफैक्चरिंग पे और दूसरे फेज में फोकस होगा सर्विस सेक्टर पे। यहाँ पे जब कोई भी MSME ZED के सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करता है तो जो सर्टिफिकेशन का खर्चा आएगा उसके लिए सरकार कुछ सब्सिडी भी देगी, जैसे कि 80% सब्सिडी माइक्रो एंटरप्राइज को, 60% स्मॉल एंटरप्राइज को और 50% मीडियम एंटरप्राइजेस को सब्सिडी दी जाएगी। फर्दर 10% की सब्सिडी एडिशनल दी जाएगी ऐसे MSMEs को जिन्हें ओन किया जाता है किसी वुमेन SC/ST एंटरप्रेन्योर के द्वारा, या फिर कोई ऐसा MSME जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, हिमालयन रीजन में है, लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित एरिया है वहां पर है, आइलैंड टेरिटरीज में है या फिर एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है, तो उन्हें भी ये इंसेंटिव मिलेगा। इसके अलावा 5% की एडिशनल सब्सिडी मिलेगी ऐसे MSMEs को जो स्फूर्ति स्कीम के तहत आते हैं, दैट इज स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, या फिर जो MSC CDP क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके तहत जो MSMEs आते हैं उन्हें 5% का और एडिशनल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। 10,000 रुपीज का एक रिवॉर्ड दिया जाएगा अगर कोई MSME प्लेज करता है कि आने वाले समय में वो ZED को इंप्लीमेंट करेंगे। 5 लाख पर MSME अवेलेबल करवाया जाएगा अगर कोई ऐसी एंटिटी है जो कंसल्टेंसी सपोर्ट दे रही है MSMEs को कि वो आने वाले समय में कैसे जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सॉल्यूशंस की ओर जा सकते हैं। फायदे तो कई सारे हैं।
इससे वेस्ट को हम अच्छी तरीके से रिड्यूस कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एनवायरमेंट को हम कॉन्सियसनेस क्रिएट कर पाएंगे, एमएसएमईज को एनर्जी बचेगी और हम नेचुरल रिसोर्सेज का सही प्रकार से इस्तेमाल कर पाएंगे। स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में अगला आर्टिकल है। ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने हाल ही में इस रिपोर्ट को रिलीज किया। रिपोर्ट का नाम है स्पेशल 301। ये रिपोर्ट आईपीआर के स्टेटस को इवेलुएट करता है दुनिया भर में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को कौन सा देश कितना सीरियसली लेता है, इस रिपोर्ट में उसे ही वो मेजर करते हैं। ये देखते हैं कि अमेरिका का ऐसा कौन सा ट्रेडिंग पार्टनर है जो अमेरिका के आईपीआर राइट्स को सिक्योर करता है, रेस्पेक्ट करता है, और कौन नहीं करता है। इनके निशाने पर इंडिया तो हमेशा सही रहता है, बिकॉज इंडिया की मजबूरियां हैं कि वो आईपीआर राइट को वायलेट कर ही देता है। इसके बेसिस पे वो कंट्रीज को 2 लिस्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कंट्रीज, मतलब ऐसी कंट्रीज जहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अक्सर तोड़ा जाता है और उन पर यूएसए को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और दूसरा होता है वॉच लिस्ट कंट्रीज, मतलब वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को फॉलो कम कर रहे हैं लेकिन उन्हें अभी भी इस वॉच लिस्ट में नहीं डाला गया है। तो देखिए, जो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कंट्रीज हैं उनमें कई सारे देशों के ये नाम रखते हैं, दैट इज अर्जेंटीना, चिली, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, रशिया, वेनेजुएला। ये सभी देश इनकी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में होते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सर्ट इन के बारे में है। सर्ट इन ने अभी सभी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज को कहा है कि वो मैंडेटरली किसी भी साइबर सिक्योरिटी ब्रीच को रिपोर्ट करे विद इन 6 आवर्स, ताकि वो देख सके कि ये ब्रीच कितनी थ्रेटफुल थी। सर्ट इन को 2004 में स्टैब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एम्बिट में। सर्ट इन एक नेशनल नोडल एजेंसी की तरह वर्क करता है जो भारत में कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को इंश्योर करता है। सर्ट इन है वो इंडियन साइबर कम्युनिटी के डोमेन में जो भी थ्रेट्स आते हैं उन्हें ओवरसी करता है। फर्दर ये एक नेशनल एजेंसी की तरह काम करता है जिसके पास है कई सारे काम, और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के तहत अपने काम करता है। इनके पास जिम्मेदारी है कोई भी साइबर इंसिडेंट हो उसे उसका डेटा कलेक्ट करना, एनालाइज करना और डिसेमिनेट करना। ये साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को फोरकास्ट और अलर्ट करते हैं कि खतरा है, इमरजेंसी मेजर्स ऑप्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं सभी रिस्पॉन्स एक्टिविटीज के लिए जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसके लिए, गाइडलाइंस, एडवाइजरीज और वल्नरेबिलिटी नोट्स भी जारी करते हैं। सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस कैसी हो, प्रोसीजर्स, प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स ये कैसा हो, रिपोर्टिंग वगैरह कैसी हो, इसके बारे में बताते हैं। और कोई भी ऐसा काम जो इन्हें कहा जाए करने को साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, वो ये करते हैं। रिविजन करेंगे। सर्ट इन 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत स्टैब्लिश किया गया। अभी तो बताया है, ये गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि मैती के तहत है, तो ये तो गलत हो गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, शुद्ध रूप से गलत है। आईएमएफ रिलीज करता है, अभी हमने डिस्कस भी किया है। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल एसोसिएशन है, लंदन बेस्ड है, दैट्स ट्रू। पेरुम्बकम वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है, गलत है। तमिलनाडु में है, चेन्नई में, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। पीडीएफ मिल जाएगी आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे, जहां पर आप इस लिंक को स्कैन करके भी पहुंच सकते हैं। वहां पे जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए, रिवीजन करना मत भूलिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।